तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में आगे पढ़ते हैं। अब आगे एक नाम आता है सेल्फ एनर्जी। तो जो सेल्फ एनर्जी है ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ही नाम है एक स्पेशल सिचुएशन में। जब ऑब्जेक्ट पे चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उस सिचुएशन में उस ऑब्जेक्ट के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी शब्द इस्तेमाल ना करके उसकी जगह एक दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो इसमें हम तीन चीज देखेंगे। पहला देखते हैं कि हॉलो स्फीयर। तो आप ऐसे समझिए कि हॉलो स्फीयर है और उसकी सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और लेट्स से इस पे जो टोटल चार्ज है वो है Q और इसका रेडियस है R और मुझे इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि सिस्टम को बनाने में कितना वर्क लगा। तो आप ऐसे सोचिए कि ये सारा का इन्फिनिटी पे था, ये जो चार्ज था कैपिटल Q, ये सारा का सारा चार्ज इन्फिनिटी पर था। आप इन्फिनिटी से dq चार्ज लाए और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करते गए। तो मैं मान लेता हूं किसी समय पे इस पे Q चार्ज आ चुका है और फर्दर dq चार्ज आप लेके आ रहे हैं। कितना चार्ज ला रहे हैं आप? dq। तो आपको इस dq चार्ज को लाने में जो वर्क डन लगेगा, आप जानते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होता है? Q इनटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? ये फाइनल पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट कितना? 0। आप इसको इंटीग्रेट करिए तो आया k/r इंटीग्रेशन ऑफ q dq। अब बताइए पहले इस पे q का वैल्यू कितना था? लिमिट q का लगेगा तो पहले q कितना था? 0। बाद में q कितना हो गया? कैपिटल Q। इसका मतलब इसको बनाने में जो एनर्जी लगी वो कितनी लगी? kq²/2r। मतलब इसके इस सिस्टम के पास कितना एनर्जी स्टोर्ड है? kq²/2r। ये कौन हुआ? इसका सेल्फ एनर्जी। आप इलास्टिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं सॉलिड स्फीयर के पास। तो एक हमारा सॉलिड स्फीयर है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल R, जिसका रेडियस है कैपिटल R और वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और टोटल चार्ज है Q। तो अगर मैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लिखूं रो तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? Q/4/3 pi R3। ठीक, अब हमें ये लिखना है कि इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। आप सोचिए कि सारा का सारा चार्ज इन्फिनिटी पर है। आप चार्ज को लाए और चार्ज की ऐसे लेयर बनाते गए, लेयर बनाते गए, लेयर बनाते गए। तो मैं मान लेता हूं किसी समय पे जो चार्ज का लेयर बन गया वो स्मॉल r रेडियस का लेयर बन गया। मतलब इतना स्फीयर चार्ज का बन चुका है, स्मॉल r रेडियस का। अब आप फर्दर dq चार्ज लेकर आए। तो जब आप फर्दर dq चार्ज लेकर आए तो उस dq चार्ज को आपने इस पे ओवरलैप कर दिया और dq चार्ज को आपने जब इस पे ओवरलैप किया तो इसके ओवरलैप होने के कारण इसका रेडियस बढ़ गया। चार्ज का जो रेडियस था, जिस वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो पहले r रेडियस के वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब r से बढ़ के वो क्या हो गया? r + dr। तो पहली बात ये dq कितना रहा होगा? तो dq रहा होगा, इसका वॉल्यूम लिखा जाए 4 pi r² dr और चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। वहां चार्ज डेंसिटी हमने कितना माना हुआ है? 2। अब जो हमारा वर्क डन लगा हम उस वर्क डन की वैल्यू लिखते हैं dw। वो कितना लगा? तो कितना चार्ज लेके आए? 4 pi r² dr इनटू dq इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल मतलब यहाँ पे पोटेंशियल, तो यहाँ कितना होगा? kq। तो kq/r। तो q कितना होगा? तो रो इनटू 4/3 pi r³ अपॉन r माइनस 0। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो dw इक्वल टू, अब देखिए कांस्टेंट चीजें बाहर फेंक देते हैं। तो 4 pi को बाहर छोड़ दीजिए यहाँ से, रो को बाहर छोड़ दीजिए यहाँ से, यहाँ कौन बचा? r² dr। अब यहाँ का हिसाब करते हैं। k को बाहर निकाल दीजिए यहाँ से, रो को बाहर निकाल दीजिए यहाँ से, और कौन बाहर आ जाएगा? 4/3 pi को बाहर निकाल दीजिए। यहाँ कौन बचा? r²। यहाँ पे भी कौन था आपका? r² dr। तो कितना हो जाएगा ये? r⁴ dr। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करिए तो स्मॉल r का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा? 0 से लेकर कैपिटल R। तो टोटल वर्क डन W कितना आया? वो आया 4 pi रो k रो 4 pi/3 इनटू, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? इसका इंटीग्रेशन आएगा r⁵ 5/5। ठीक, अब देखिए आप क्या करिए,
आप ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करिए और नीचे 3 का मल्टीप्लाई करिए, और आप क्या करिए, ऊपर एक r का मल्टीप्लाई करिए, नीचे r का मल्टीप्लाई करिए। तो ऊपर r का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर बढ़ जाएगी, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 5 + 1 6। अब इसको लिख देते हैं, ये कितना आया, ये आया w = 4/3 पाई r³ इंटू रो इंटू 4/3 पाई r³ इंटू रो। देखिए आपको बता दो 4/3 पाई ये हो गया, ये r की पावर 6 है, इसको दो टुकड़ों में तोड़ लो तो एक r³ आ गया, 4/3 हुआ, एक r³ आ गया, दो दो है, दो दो अलग अलग दे दिए। अब कौन बच गया, देखो ये 3 बच गया और ये कौन बच गया 5, तो 3/5 r। तो ये क्या हो गया आपका kq, ये आपका हो गया q²। तो w कितना आया 3, हाँ एक k भी बच गया, ये रखिए इस k को आगे लिख दो, तो कितना आया, ये आया 3/5 kq²/r। मतलब इसको बनाने में जो हमें एनर्जी लगेगी वो कितनी लगेगी 3/5 kq²/r। अब बात करते हैं डिस्क की। तो मैं मान लेता हूं एक डिस्क है और डिस्क पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्क का रेडियस है r और चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक। और हमें ये पता करना है कि इस डिस्क को बनाने में कितना एनर्जी लगा होगा। तो आप ऐसे समझिए कि सारा का सारा चार्ज इन्फिनिटी पर है और आप चार्ज को लाए और ऐसे रिंग की तरह रखते गए तो आपका डिस्क बन गया। तो मैं मान लेता हूं किसी समय पे जो डिस्क था वो स्मॉल r रेडियस का डिस्क बन गया था। किसी समय पे कितने रेडियस का डिस्क था, स्मॉल r। अब आप dq चार्ज लेकर आए और dq चार्ज को जब आपने इसके साइड में लगाया तो इसका रेडियस बढ़ गया। रेडियस कितना बढ़ गया, इसका रेडियस r से कितना बढ़ गया, dr बढ़ गया, तो कितना हो गया r + dr। तो पहली बार dq कितना रहा होगा, तो dq कितना रहा होगा, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा 2 पाई r dr इंटू सिग्मा। अब वर्क डन कितना हुआ होगा, दैट इज dw। कितना आएगा q इंटू, मतलब कितना चार्ज लेकर आए, तो वो है 2 पाई r dr इंटू सिग्मा इंटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, मतलब इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल का, और कहां का, इन्फिनिटी का, वो होगा इनिशियल। तो आपको याद होना चाहिए फार्मूला कि कॉर्नर पे जो पोटेंशियल होता था वो होता था सिग्मा r/πε0। इसका रेडियस स्मॉल r है तो यहां स्मॉल r रखिए -0, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए तो dw का जो वैल्यू है तो कांस्टेंट चीज बाहर फेंक दीजिए, 2 पाई को यहां बाहर फेंक के रखिए, सिग्मा को बाहर फेंक के रखिए, एक सिग्मा और आ जाएगा और नीचे कौन आ जाएगा πε0, ठीक। अब देखिए यहाँ कौन बचा r dr और यहाँ कौन बचा r, तो ये क्या हो गया r² dr। अब इसको इंटीग्रेट कर लो तो वर्क डन पाई से पाई कट गया तो 2 σ²/ε0 इनटू ये कितना आएगा r³/3। तो आंसर कितना आया 2/3 σ² r³/ε0। तो ये कौन हुआ इसका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अब देखिए एक चीज समझिए कि जो ये एनर्जी होती है ये एनर्जी स्टोर कहाँ होती है। तो ये एनर्जी इस सिस्टम की जो एनर्जी है, जैसे आप सोचिए जैसे हम पैसा जमा करते हैं, पैसा कहाँ जमा करते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं, या फिर आपने पैसा किसके फॉर्म में रखा है, मान लो गोल्ड के फॉर्म में आपने पैसा रखा हुआ है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आपका धन, आपकी संपत्ति किसके फॉर्म में है, कैश के फॉर्म में हो सकती है, अब गोल्ड के फॉर्म में हो सकती है, प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो सकती है। तो ऐसे ही एनर्जी जो होती है वो किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर होती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होता है, पार्टिकल के मोशन के कारण होता है। वो कहाँ स्टोर होता है, पार्टिकल के मास में, क्योंकि मोशन किसका होता है, मास का, वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल्स की, तो वो एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, उसके मास में स्टोर होती है। तो सिमिलरली जो ये एनर्जी होती है ये कहीं ना कहीं स्टोर होती है। तो जो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होती है ये पोटेंशियल एनर्जी फील्ड में स्टोर होती है, ठीक। इसमें भी डिबेट है, लेकिन अभी आप 12th लेवल तक यही समझ के चलिए कि ये एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, फील्ड में स्टोर होती है। आप यही मान के चले, डिबेट है या नहीं ये आप कॉलेज में जब जाएंगे तो पढ़िएगा, तो आपको अगर पढ़े तो समझेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अभी हम पूरे डिस्कशन में हम यही मान के चलेंगे, पूरे थ्रू आउट द 12th क्लास में यही मान के चलेंगे कि जो एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी की हम जो बात करते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ये सब कहाँ स्टोर होती है, फील्ड में। वहां पे ग्रेविटेशन फील्ड है, यहाँ पे कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक। तो उस फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है। इसका मतलब जहां फील्ड नहीं होगी वहां एनर्जी नहीं होगी। तो उस एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है फील्ड में, तो देखिए मैं आपको डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं कि मान लो ये अगर डीवी वॉल्यूम है, ये कौन है आपका, ये एक डीवी वॉल्यूम,
और इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है E, ये dV बहुत स्मॉल वॉल्यूम है, तो इस वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होगा du, उसका वैल्यू होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू dV, ये इसका वैल्यू होता है। ठीक, तो अगर आपको पूरे अब सोचो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां एनर्जी कितना स्टोर होगा, जीरो। अब देखिए मैं हॉलो स्फीयर पे आता हूं, तो हॉलो स्फीयर की अगर हम बात करें तो हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो, तो हॉलो स्फीयर के अंदर एनर्जी कितना स्टोर्ड है, जीरो, मतलब जो भी एनर्जी स्टोर्ड है वो कहां स्टोर्ड है, हॉलो स्फीयर के बाहर स्टोर्ड है। ठीक, मैं आपको इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करके बताता हूं, जो टोटल एनर्जी आएगी वो इसी के बराबर आएगी, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक, तो हम जानते हैं अंदर तो कुछ है नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और इस ये वाले जो शब्द है ना यहाँ पे, देखिए इसको मैं थोड़ा सा और लिखता हूं कि du अपॉन dv ये किसके बराबर है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो देखिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो अंदर एनर्जी डेंसिटी जीरो है, तो ईच डीवी वॉल्यूम में अंदर एनर्जी जीरो है, जो भी एनर्जी होगी वो कहाँ होगी, इसके बाहर होगी। तो मैं आपको डेरिवेशन करके दिखाता हूं, और आप मतलब आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले को कि ये वैल्यू इसके बराबर आएगी एग्जैक्ट। मैं कैलकुलेट करता हूं, आप देखें ध्यान से। तो मैंने क्या किया, यहां से r रेडियस पे जाके dr मोटाई का एक स्फेरिकल सेल कंसीडर किया, ये r रेडियस पे जाके dr मोटाई का पूरा सेल है, पूरा है ऐसे कंप्लीट। ठीक, तो ये जो वॉल्यूम है, ये वाला जो वॉल्यूम है, क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, इसके कारण कितना होगा, kq/r²। तो उसमें एनर्जी होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां वहां एनर्जी होगा, और वहां डीवी वॉल्यूम में कितना एनर्जी होगा, इतना एनर्जी होगा। तो अगर एनर्जी लिखा जाए तो कितना आएगा, तो देखिए मैं लिख के दिखाता हूं इस डीवी वॉल्यूम में एनर्जी, दैट इज du, वो किसके बराबर आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, k स्क्वायर q स्क्वायर अपॉन r की पावर 4। ठीक, हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर इनटू dv, इसका वॉल्यूम लिखेंगे तो कितना आएगा, 4 पाई r स्क्वायर dr। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे आपने, तो टोटल एनर्जी u, तो कांस्टेंट चीज को ऐसा करते हैं बाहर फेंक लेते हैं। तो देखिए कौन कौन है, ऊपर एप्सिलॉन नॉट है, ऊपर k स्क्वायर है, ऊपर 4 पाई है, ऊपर q स्क्वायर है, नीचे 2 है, और कोई देख लो। ठीक है, इंटीग्रेशन, अब कौन आया, ये r स्क्वायर है और ये r पावर 4 है, तो नीचे क्या बचेगा, 1/r स्क्वायर, और ऊपर क्या रहेगा, dr। अब मुझे बताइए जब मैं एनर्जी कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे पता है ना एनर्जी डेंसिटी सिर्फ इसी रीजन में है, यहाँ तो जीरो है, तो स्मॉल r की लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, कैपिटल R से लेके इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करिए तो एक बात आप समझिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1/k लिख दें, 1/k से 1k कट जाएगा तो u का वैल्यू कितना आया, ये आया kq स्क्वायर अपॉन 2, और इसका इंटीग्रेशन करके सॉल्व होके वो आएगा 1/r। तो देखो वैल्यू कितना आया, kq स्क्वायर अपॉन 2r, एग्जैक्ट उसी के बराबर आ गया। तो अब आप अप्रिशिएट करिए कि जो ये एनर्जी होती है ये कहां स्टोर होती है, फील्ड में स्टोर होती है, जहां फील्ड होगी वहां एनर्जी होगी। ठीक, अब सॉलिड स्फीयर के बारे में मैं थोड़ी सी लाइन बोल देता हूं। ऐसा आप देखेंगे जो आपका ये सॉलिड स्फीयर था, मैं कहता हूं कि सॉलिड स्फीयर के लिए, ये सॉलिड स्फीयर है, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है क्या, ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो अंदर भी होता है बाहर भी होता है। मतलब इसकी जो एनर्जी है, जिसको बनाने में जो एनर्जी लगी, जो इसका पोटेंशियल एनर्जी है, ये इसका कुछ हिस्सा अंदर भी स्टोर्ड है और कुछ हिस्सा बाहर भी स्टोर्ड है, और टोटल कितना है 3/5 kq स्क्वायर अपॉन r। अब मुझे ये पता करना है कि बाहर कितना स्टोर्ड है, तो बाहर के लिए आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए। आप क्या करिए, सिमिलर स्टोरी, आप r रेडियस पे जाकर और dr मोटाई की एक सेल कंसीडर करिए, पूरा सेल है, मैं बना नहीं रहा हूं पूरा, ये पूरा सेल है, इसे dr मोटाई का ऐसे सेल कंसीडर करिए r रेडियस पे जाके, मतलब कितना रेडियस, r रेडियस पे जाके dr मोटाई का सेल। तो इसके अंदर जब आप एनर्जी लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये तो हुआ एनर्जी डेंसिटी, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके dv वॉल्यूम से, तो इसका dv वॉल्यूम आप क्या लिखेंगे, 4 पाई r स्क्वायर dr। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, तो आपको बताया है कि सॉलिड स्फीयर के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसको एज ए पॉइंट चार्ज मान के क्या लिखा जाता है, kq/r²। मतलब आप यही फॉर्मूला लिखेंगे,
वॉल्यूम कितने ही लिखेंगे और इंटीग्रेशन भी ऐसे ही करेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि जब आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे r से लेके इंफिनिटी के लिए तो ये वैल्यू कितनी आएगी k⁴/2r, मतलब बाहर वाले रीजन में u इन आउटर रीजन, u इन आउटर रीजन किसके बराबर आएगा k⁴/2r। कैसे? अरे भाई ये फील्ड लिखोगे, ये dv वॉल्यूम लिखो, इंटीग्रेट करो, आउटर में करना है तो इंटीग्रेट करो, कहां से लेके r से लेके इंफिनिटी, तो लिमिट लगा ना r से इंफिनिटी, तो ये वैल्यू सॉल्व होगी कितनी आती है k⁴/2r। इसका मतलब सॉलिड स्फीयर के कारण जो बाहर वाला वॉल्यूम है उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है k⁴/2r। तो अगर कोई ये बोले कि सर अंदर कितनी होती है, तो u इनसाइड आपको निकालना है, तो u टोटल में से u आउटर को घटा दो तो कितना आ जाएगा, आप सॉल्व कर लें तो ये आएगा k⁴/10r। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि अंदर कितना स्टोर होता है और बाहर कितना स्टोर होता है।